हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी क्लास 12th का चैप्टर 4, जिसमें हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा मेंडल के दो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इससे पहले के वीडियो में हमने देखा मेंडल्स के दो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की मदद से जो है शो किया। मेंडल ने कहा कि एक जीन डोमिनेंट होती है, एक जीन रेसेसिव होती है, और जो डोमिनेंट जीन है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होती है, और जो रेसेसिव जीन है वो F2 जनरेशन में जाके 3:1 रेशियो के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये हमने अभी तक के वीडियो में देखा। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो है बात, ये फिनोमिना, ये मेंडल ने नहीं खोजी थी। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमिना है, जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद मेंडल जो है वो मर गए। जब मेंडल के वर्क को दोबारा रीडिस्कवर किया गया तो मेंडल के वर्क को पी प्लांट पे तो किया ही गया, लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने केवल पी प्लांट पे किया, हम दूसरे प्लांट्स पे भी करके देखते हैं। क्या ये एक्सपेरिमेंट जब हम दूसरे प्लांट्स पे करते हैं तो क्या ये सेम रिजल्ट्स आते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉज है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर एक के ऊपर लागू होते हैं। तो इसी खोज में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट्स लिए और सेम एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करना शुरू किया। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मेंडल के रिजल्ट्स के अलावा या उससे थोड़ा हट के भी रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए। तो जो फिनोमिना मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं किया, वो नई नई फिनोमिना उनको देखने को मिलनी शुरू हो गई, और फिर जो मेंडल के लॉज हैं उसमें और नए नए एडिशंस उन्होंने किए, और तब तक डीएनए की भी डिस्कवरी हो गई थी, और बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें नॉलेज और मिल गए थे, और नए नए टूल्स बन गए थे, जिसके की मदद से हम इस जो जेनेटिक्स है इसको हम और अच्छे से समझ सकने की स्थिति में आ गए थे। तो हम समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डोमिनेंस का अर्थ तो आपको पता ही है, मतलब पता ही। डोमिनेंस का मतलब होता है जो है जिसका जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस है, वो जीन जो है वो डोमिनेंट जीन है दूसरे जीन के ऊपर। ठीक है, एक जीन के दो एलील होते हैं, दोनों में से एक एलील डोमिनेंट हो सकता है, एक रेसेसिव हो सकता है। तो ये था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये क्या होता है। इनकम्प्लीट जैसे वर्ड नाम से ही पता चल रहा होगा, इनकम्प्लीट मतलब डोमिनेंस तो है लेकिन पूरा डोमिनेंस नहीं है। इस फिनोमिना को देखा गया था सबसे पहले किसमें, एंटीराइनियम एक स्पीसीज है, एक प्लांट है, ठीक है, उसमें देखा गया था। इसमें क्या देखा गया कि एंटीराइनियम के रेड फ्लावर होते हैं, ठीक है, और थ्रू लाइक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हमें ये पता चला कि जो रेड कलर होता है फ्लावर का वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, और जो व्हाइट कलर है फ्लावर का एंटीराइनियम में ही, वो एक रेसेसिव ट्रेट है, हमने ऐसा मान लिया। तो जब हमने पेरेंट जनरेशन में एक रेड फ्लावर प्लांट को व्हाइट फ्लावर प्लांट से क्रॉस कराया तो हमें गेमीट्स किस तरीके मिले, एक आर, कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो जो F1 जनरेशन में हमारे पास पौधे आए, प्लांट्स आए, उनका कलर मेंडल के लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, है ना, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वही F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि जो F1 जनरेशन में प्लांट्स आए वो सारे के सारे ना तो रेड थे और ना ही व्हाइट थे, वो एक तीसरा कैरेक्टर शो किया उन्होंने, और वो सबके सब पिंक कलर के हो गए। और आपको पता है रेड कलर और व्हाइट कलर को मिलाते हैं आप तो क्या निकलता है, पिंक कलर निकलता है ना। तो वैसे ही रेड कलर डोमिनेंट तो है लेकिन वो अपनी पूरी डोमिनेंसी नहीं शो कर पाया। तो हमने इस फिनोमिना को, जिसमें कि F1 जनरेशन में ना तो रेड कलर आया ना तो व्हाइट कलर आया बल्कि पिंक कलर आया, इन बिटवीन कैरेक्टर शो हुआ, दोनों की पेरेंट्स के बीच का कैरेक्टर शो हुआ। इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक जीन दूसरे जीन पे पूरी तरीके से डोमिनेट न करके हाफ कंप्लीट डोमिनेंस नहीं शो कर पा रही है, इसलिए इन बिटवीन कैरेक्टर शो हुए, जो कि मेंडल ने नहीं किया था, या मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में ये बात नहीं सामने आ पाई थी, क्योंकि उन्होंने केवल
पी प्लांट को लिया था और पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करने वाली कोई जीन उन्होंने स्टडी ही नहीं की थी। जबकि जब दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने पाया कि बड़ी सारी जीन्स होती हैं। तो इस प्लांट में, इस स्पीसीज के प्लांट में ये फिनोमिना कलर के लिए देखी गई। तो फिर इन्होंने क्या किया, ऑल पिंक फ्लावर्स को जो F1 में हमें मिले उनको फिर से सेल्फ क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इनके गैमीट्स क्या बने, कैपिटल आर और स्मॉल आर के गैमीट्स बने, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। इसमें भी सेम गैमीट्स बने क्योंकि हमने सेल्फिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेल्फिंग कर रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे इन दोनों को जो क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर मिलेगा। फिर हम जब यहाँ पे देखिए इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमें ये कैपिटल आर मिलेगा। इसको फिर हम इससे क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर हम यहाँ पे इसको क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराएंगे तो ये। तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, F2 जनरेशन में हमें एक रेड फ्लावर मिलेगा, 2 पिंक फ्लावर मिलेंगे और एक व्हाइट फ्लावर मिलेगा। तो अगर हम देखें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जा सकता है, खासकर बोर्ड एग्जाम में, और आपके नीट में भी पूछा जा सकता है कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। अब तक हमने मेंडेलियन लॉ में देखा कि फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 3:1 का आता है, टॉल इज टू डॉर्फ का, या कलर का भी आप देख लो कि पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो F1 जनरेशन में, सॉरी F2 जनरेशन में 3:1 का आता है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो फिनोटिपिक रेशियो, आप देखोगे एक रेड फ्लावर आया, 2 पिंक फ्लावर आया और एक व्हाइट फ्लावर आया। और जीनोटिपिक रेशियो भी वही आया है, एक रेड फ्लावर आया है, 2 हेटेरोजाइगस पिंक फ्लावर आया है और एक जो है आपका होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर आया है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल एक जैसे हैं, दे आर बोथ सिमिलर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस केस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो एक जैसे होते हैं। तो वो कब केस होता है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ही ऐसा होता है कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो ये एंटीराइनियम का एक पिक्चर है, ठीक है। सो रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट, स्नैपड्रैगन भी कहते हैं इसको, वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील। तो इसको हम रीड करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में लाइन बाय लाइन भी रीड करना जरूरी है, क्योंकि कई बार किसी लाइन को ही उठा करके वो असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस भी देते हैं। नाउ तो उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सपेरिमेंट जब एंटीराइनियम पे किया, सो F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents. तो this is also very important कि किस केस में F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी है वो ईदर ऑफ द पेरेंट से मैच नहीं करते। इट हैपन्स ओनली इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पेरेंट से बिल्कुल मैच नहीं किया, ना इस पेरेंट से ना इस पेरेंट से, ठीक है। नाउ द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन और एंटीराइनियम, ये एक ही प्लांट के कई सारे नाम हैं। इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं और एंटीराइनियम प्लांट भी कहते हैं, is a good example to understand incomplete dominance in a cross between true breeding red flower and true breeding white flower. The F1, capital R and small r, was pink. When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio: 1 RR, 2 capital R small r and 1 small r white. ठीक है। So here the genotypic ratio were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotypic ratio had changed from 3:1 dominant is to recessive ratio. ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो तो मेंडेलियन और इसमें दोनों में ही सेम था, लेकिन यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो है वो चेंज हो गया। मेंडेलियन जेनेटिक्स में 3:1 था फिनोटिपिक रेशियो, लेकिन यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 हो गया। 1 रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर एंड 1 व्हाइट फ्लावर, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ what happened when that R was not completely dominant over small r
and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from RR red and small r white. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हेट्रोजाइगस था, पहले हम हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे मेंडेलियन जेनेटिक्स में, मतलब प्लांट आर आर है तो भी रेड था, मेंडेलियन जेनेटिक्स में प्लांट आर आर और स्मॉल आर था तो भी रेड था, बट यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ये रेड कलर दिखेगा, ठीक है, और ये जो है ये पिंक कलर दिखेगा। तो यहाँ पे हमें टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें कलर देख के ही पता लग जा रहा है कि प्लांट जो है ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस। होमोजाइगस के केस में ही प्लांट केवल रेड हो सकता है, होमोजाइगस के केस में ही प्लांट व्हाइट हो सकता है, हेट्रोजाइगस के केस में हमेशा फ्लावर कैसा रहेगा, पिंक कलर का रहेगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम जब इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर चुके हैं, इतना कुछ साइंस के बारे में जान चुके हैं, तो एग्जैक्टली हम कैसे कह सकते हैं कि कोई जीन किसी के ऊपर डोमिनेंट है और कोई जीन किसी के ऊपर रेसेसिव है? कैसे ये तय होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि रेड ही जो जीन है वो डोमिनेंट है, मतलब रेड कलर है इसलिए वो डोमिनेंट है क्योंकि वो रेड है? ऐसे कैसे पता चला कि ये रेड ही डोमिनेंट है, व्हाइट क्यों नहीं डोमिनेंट हो सकती है? तो होता क्या है, जब हमने बहुत सारी खोज की तो हमें पता चला कि एग्जैक्टली हमारे डीएनए में जो जीन है, उस जीन से हमारा जो डीएनए है वो आरएनए बनाता है और उस आरएनए से हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन डिफरेंट एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जिस तरीके का डीएनए होगा उसी तरीके की एमआरएनए बनेगा और उसी तरीके की प्रोटीन बनेगी और उसी तरीके की बॉडी में चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सब तरह के चेंजेस डिपेंड करते हैं कि किस तरह की प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रही है। ठीक है, तो अगर कोई जीन, जैसे कि हम यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन देखें कि व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव। कुछ एलील्स डोमिनेंट, जैसे रेड डोमिनेंट है, व्हाइट रेसेसिव है, क्यों है? ठीक है, सो to tackle these questions we must understand what a gene does. एक जीन करती क्या है exactly? Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. एक जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लावर के कलर को एक्सप्रेस करने के लिए एक जीन प्लांट के अंदर है जो कि डिसाइड करेगी कि फ्लावर का कलर कैसा होगा, या तो रेड होगा, या तो व्हाइट होगा, या तो पिंक होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए एक जीन है। अब वो जीन क्या है ये डिपेंड करेगा कि कैसा फ्लावर का कलर आएगा। ठीक है, सो इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हम जैसे हम सब के सब कैसे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब के सब क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब कि एक जीन की हमारे पास 2 कॉपीज होती हैं। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक जीन की 2 कॉपीज होती हैं। एक जीन की कॉपी हमें अपने मदर से मिलती है और एक जीन की कॉपी हमें अपने फादर से मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो जिस तरीके की जीन की कॉपी हमारे अंदर आती है और वो जो है क्रोमोसोम्स या जीन्स हमारे बॉडी में आके यूनाइटेड होते हैं और फिर वो अपने प्रोटीन्स बनाते हैं और उस तरह का एक्सप्रेशन हमारी बॉडी में शो करते हैं। लेकिन ये काम कैसे होता है, अब हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। दैट इज एज ए पेयर ऑफ एलील। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अब एलील्स एक मदर से आया, एक फादर से आया, ठीक है, तो दोनों एलील्स हमेशा एक जैसे ही हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं से हमें कैपिटल आर मिले, कहीं से स्मॉल आर मिले, और कई बार हो सकता है दोनों जगह से कैपिटल आर मिल जाए, कई बार दोनों जगह से स्मॉल आर मिल जाए। तो ये चांस की बात है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बेसिस पे ये चांस की बात है कि कौन सा एलील एक ऑर्गेनिज्म में जाके किसी गैमेट के थ्रू यूनाइट हो रहा है। ठीक है, नाउ एज ए हेट्रोजाइगोट्स, so one of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read in further. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है एलील्स, डिफरेंट एलील्स कैसे बनते हैं। एवोल्यूशन की प्रोसेस से एक ही जीन में चेंजेस आते रहते हैं और उसकी वजह से हम डिफरेंट एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स देख पाते हैं ड्यू टू एवोल्यूशन। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब एक ही जीन की 2 एलील्स आ रही है तो एक को हम डोमिनेंट कैसे कह दे रहे हैं और एक को रेसेसिव कैसे कह दे रहे हैं। हमारी बात वहां पे चल रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डोमिनेंट है और कोई रेसेसिव है।
उसकी बात कर रहे हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ऑफ ए जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। एक जीन का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि जीन रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइम को बनाने के लिए, ठीक है। इस जीन के थ्रू हमें एक एंजाइम मिलता है और वो एंजाइम हमारी बॉडी में एक बहुत वाइटल फंक्शन करता है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, द 2 एलील्स फॉर्म्स। इसी जीन के 2 कॉपीज हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में हाइट को बढ़ाने के लिए, या हमारे शरीर में, जैसे हमने अभी देखा प्लांट का एग्जाम्पल, कोई ऐसा एंजाइम है जो कि फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सपोज रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई एक जीन है जो कि फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस जीन की 2 कॉपीज हैं। अगर एक कॉपी अपना जो है एंजाइम बनाती है तो वो एंजाइम अगर बनता है तो फ्लावर में रेड कलर आ जाएगा। लेकिन उसी जीन की एक दूसरी एलील है, एक दूसरी कॉपी है, जिसमें कि उस तरह का एंजाइम बनाने की कैपेसिटी नहीं है, वो खो गई है म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, या किसी और वजह से वो एक दूसरा एलिलिक फॉर्म हो गया है उसी जीन का। तो अब वो एंजाइम नहीं बन रहा है जिसकी की वजह से रेड कलर आ जाए, या उतने अमाउंट में नहीं बन रहा है कि जिसकी की वजह से रेड कलर आ जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और रेसेसिवनेस ये एंजाइम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो let us assume as in more common that the normal allele produces the normal enzyme that it needed for the transformation of a substrate S. Theoretically, the modified allele could be responsible for the production of the normal or less efficient enzymes or a non-functional enzyme or a no enzyme at all. तो इसको हम थोड़ा और तसल्ली से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, हमें रेड कलर का फ्लावर दिखेगा। अगर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो हमें फ्लावर रेड कलर का दिखेगा। तो लेकिन इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक हमें एंजाइम चाहिए, और ये एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एंजाइम हमारा डीएनए के थ्रू प्रोड्यूस होता है। डीएनए से आरएनए बनता है और वही आरएनए जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है, और जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो उन्हीं प्रोटीन की मदद से ये एंजाइम बनता है, ठीक है। अगर हम किसी फ्लावर में किसी जैसे हम यहाँ पे स्नैपड्रैगन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल जो जीन होगी वो डीएनए के अंदर होगी। उस रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो डीएनए में है, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो है हमारा प्रोटीन बन रहा है और ये एंजाइम बन रहा है। और एंजाइम बन रहा है इसीलिए ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है, इसलिए वो हमें रेड कलर का फ्लावर दिख रहा है। लेकिन अगर जो स्नैपड्रैगन है उस जीन में, ठीक है, उस जीन में ही कुछ चेंजेस आ गया है, या जो एलील रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसी एलील का जो दूसरा फॉर्म है वो आ गया है, स्मॉल आर आ गया है, तो अब ये जो जीन है ये कॉरेस्पॉन्डिंग अपने जो भी इसका सीक्वेंस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एमआरएनए बनाएगी, और वो एमआरएनए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइम बनाएगी, जो कि ये एंजाइम नहीं है, ठीक है। जो एंजाइम ये जो कैपिटल आर वाली जीन बना रही थी वो एंजाइम स्मॉल आर वाली जीन नहीं बना पा रही है, ठीक है। या क्या क्या केस हो सकता है? द नॉर्मल, या तो नॉर्मल ये भी इसी तरह का एंजाइम बनाने की कैपेसिटी रखती हो, तो दोनों हम कहेंगे कि दोनों ही जो है डोमिनेंट है, ठीक है। या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रही है, जैसे कि हमने अभी देखा कि लेस एफिशिएंट जो को डोमिनेंस के केस में हमें देखने को मिल रहा है कि एंजाइम तो बन रहा है लेकिन ये पूरा का पूरा सबस्ट्रेट, जितना यहाँ 10 सबस्ट्रेट था 10 का 10 यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया इस कैपिटल आर से, तो वो ना करके ये केवल 5 सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रही है, एफिशिएंसी इसकी कम है। या नॉन फंक्शनल एंजाइम, जैसे स्मॉल आर वाली जो जीन है वो इस तरह का एंजाइम बना रही है जो कि इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। तो जब इस सबस्ट्रेट के ऊपर ये एंजाइम आएगा ही नहीं तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो फ्लावर का कलर रेड नहीं होगा, रेड नहीं कलर होगा तो कैसा कलर होगा फ्लावर का? फ्लावर का कलर व्हाइट दिखेगा हमें, क्योंकि कोई कलर ही नहीं बना। जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? क्योंकि एंजाइम नहीं था। एंजाइम क्यों नहीं था? क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जीन थी
वहां पे वो इंफॉर्मेशन ही नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। तो यानी ये एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म है। कौन सा फॉर्म होगा? अगर कैपिटल आर वाला फॉर्म है तो एंजाइम बनेगा, अगर जीन का स्मॉल आर वाला फॉर्म है डीएनए में तो एंजाइम नहीं बनेगा। तो ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है जो कि डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या चीज होगी और क्या चीज नहीं होगी, और कोई चीज कम होगी या ज्यादा होगी। तो यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी हम एक्सप्लेन इसी तरीके से कर सकते हैं, या डोमिनेंस को भी हम इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक जीन दूसरे पे डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि उस जीन के पास ऐसी कैपेसिटी है जो कि किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है और उसका इफेक्ट हमें दिखता है। तो हम कहते हैं उस जीन के प्रेजेंस की वजह से ये इफेक्ट आया। लेकिन अगर वो जीन नहीं है, या वो जीन है लेकिन उतनी एफिशिएंट नहीं है दूसरे जीन के प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है कि कैसे कोई जीन डोमिनेंट हो सकती है। ऐसे ताकत दिखाने से या बॉडी दिखाने से कोई जीन डोमिनेंट का जो लिटरल मीनिंग होता है कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर वो अपने काम से है, क्योंकि वो काम ऐसा करती है, ऐसे एंजाइम्स बनाती है कि बॉडी में वो चेंजेस दिखते हैं। अगर जीन के पास एंजाइम या ऐसे प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं है तो वो जीन जो है वो नहीं दिखती है। ठीक है, तो इस वजह से वो कई बार मास्क हो जाती है। अगर हम हेट्रोजाइगस के केस में बात करें, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी के केस में, तो ये जो जीन अकेली कॉपी में ही इतना सारा जो है एंजाइम बना दे रही थी, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बना दे रही थी, इस वजह से अकेले कॉपी में होने पर भी प्लांट हमें टॉल ही दिख रहा था। लेकिन स्मॉल टी आ जा रहा था तो वो एंजाइम बन ही नहीं रहा था, इसलिए प्लांट की हाइट जो है वो शॉर्ट हो जा रही थी, ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, डोमिनेंस, रेसेसिवनेस एंड कोडोमिनेंस। तो ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। नाउ इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील, that is it will produce the same phenotype or trait that is result in the transformation of substrate। तो पहला केस ये हो सकता है कि सिंगल कॉपी में भी दूसरा जो है सेम एंजाइम बनाए और इस तरीके से उसको मास्क कर ले। Such equivalent allele pairs are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected। तो फिनोटाइप अफेक्टेड होगा। अगर दूसरा जो एलील है वो सेम एंजाइम नहीं बना रहा है तो उससे फिनोटाइप अफेक्ट होगा। तो द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड अलील। द अनमोडिफाइड और फंक्शनिंग अलील which represents the original phenotype in the dominant allele, and the modified allele is generally the recessive allele. Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzymes or because no enzyme is produced। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। सो हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।